हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त दुनिया में कई बड़े वाकयात हो रहे हैं। जो यूक्रेन जंग है वो अपनी जगह, इराक में हालात क्या हैं वो काफी हद तक हम आपको रिपोर्ट्स देते रहे हैं। और हाल में जिस तरह से मुक्तदा सदर के सपोर्टर्स ने बगदाद में हंगामा किया है उसके बारे में मैं रिपोर्ट आपको दे चुका हूं। एक खास जो बड़ा वाकया हुआ है वो सोवियत यूनियन के साबिक सदर मिखाइल गोर्बाचोव का इंतकाल हुआ है, निधन हुआ है। और वो एक इतने बड़े सियासी लीडर थे जिनको कहा जाता है कि कोल्ड वार को खत्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। उसके साथ साथ ही वो रूस का, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं रोक सके, उसे उनकी नाकामी के तौर पर गिना जाता है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ है, जिस लीडर को तकरीबन 30 साल से ज्यादा मुद्दत में दुनिया भूल चुकी थी, अब वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से काफी कुछ ऐसा रिएक्शन आ रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा सोवियत यूनियन को और वेस्ट को नजदीक लाने में उनका बड़ा रोल था। इन सारे इश्यूज पर बात करेंगे सईद नकवी साहब से। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हर संडे हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं। सईद नकवी साहब, आप मिखाइल गोर्बाचोव से 3 बार मिले हैं। ये हिंदुस्तान के किसी और जर्नलिस्ट को ये एजाज हासिल नहीं है कि उनका इंटरव्यू किया हो। आपने एक एक लंबे अरसे तक पूरी दुनिया को जितना नजदीक से देखा है उसमें मिखाइल गोर्बाचोव को भी नजदीक से समझने का आपको कई बार मौका मिला। आप क्या कहते हैं, मिखाइल गोर्बाचोव क्यों इतने अहम थे और वेस्ट के साथ उनका क्या ताल्लुक था? मिखाइल गोर्बाचोव को मैं दरअसल एक ट्रैजिक हीरो की तरह देखता हूँ। शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट। हेमलेट को कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ इनडिसीजन। हम्म। उसने सिर्फ, शरीफ आदमी था, सिर्फ इनडिसीजन की वजह से उसने एक ऐसा अपने चारों तरफ सारे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दिया। जितने लोग थे सब मर गए। गोर्बाचेव की ट्रेजेडी ये थी कि वो इनडिसीजन नहीं बल्कि हरीड डिसीजन, बगैर सोचे समझे, ये ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस, यानी बम सोसाइटी को हम ओपन कर देंगे, और पेरेस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। तो जब ये गिर गई सोवियत यूनियन तो एक चीनी डिप्लोमेट ने उस जमाने में फौरन बरजस्ता ये कहा कि पेरेस्ट्रोइका ऑलवेज, ग्लासनोस्ट एट आवर टाइम। हम्म। जब हमारी तैयारी हो जाएगी, माओ से तुम कहा करते थे कि फर्स्ट प्रिपेयर द हाउस देन इनवाइट द गेस्ट। लेकिन अगर आपको अपने घर ही में चूहे कूद रहे हैं चारों तरफ, आपको अंदाजा नहीं है कि आपका पूरा स्टेट सिस्टम इतना अनपॉपुलर है और आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो पूरा कंट्रोल वो लूज कर गए और सोवियत यूनियन के लिक्विडेशन में उनका जाहिर है उसको एक्सप्लॉइट किया वेस्ट। उनकी नेकी को और उनके ख्वाहिशात को वेस्ट ने एक्सप्लॉइट किया। अब जो मातमजनी हो रही है वेस्ट में, ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी। ये इसलिए भाई उस आदमी की तारीफ कर रहे हैं जो कि जिसने दुनिया को पीसफुल बनाने की कोशिश की ऑन अमेरिकन एंड वेस्टर्न टर्म्स। हम्म। समझे? अब आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि अभी जो हो रहा है यूक्रेन में और जो एक रवैया है वेस्ट का। उनसे आपने कहा 3 दफे मेरे इंटरव्यू, मेरा, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे 2.5 इंटरव्यू। हम्म। 2.5 का क्या मतलब? हम्म। इसका मतलब सामीन को, आपके व्यूअर्स को मैं बताऊं, ये किस्सा दिलचस्प हम्म। है। ये देखिए, राजीव गांधी और गोर्बाचेव का करियर तकरीबन को टर्मिनस है। हम्म। 1985 से 1991 तक खत्म हो गए थे। 85 में उरूज और 91 में गुरूब। राजीव भी वही तकरीबन 84-85, और फिर 91 में तो बेचारे का असैसिनेशन ही हो गया। लेकिन अगर ना होता तो वो ऑपोजिशन में बैठे हो।
यानी उनका भी जवाल शुरू हो चुका था। इत्तेफाक से खादिम आपके जो सामने बात कर रहा है, उसने भी इंडियन एक्सप्रेस से रिजाइन किया 1984 में, और उसने एक चीज शुरू की जिसका नाम था वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसके तहत हम लोगों ने गल्फ वॉर वगैरह सब कवर किया। आप भी थे उसमें। वर्ल्ड रिपोर्ट का मकसद ये था, कई दफे बता चुका हूं, कि हम इन हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट अपनी आंखों से, हिंदुस्तान की आंखों से दुनिया को देखें, ये मकसद था। तो 84 में जैसे ही ये आए राजीव गांधी और उधर गोरबचेव, तो मई में एक विजिट राजीव की तय हो गई मॉस्को। मैं तैयार बैठा था, मुझको ये मौका मिल गया टू स्विच। एक, मैंने कहा दोनों चीजें, प्रिंट मीडिया में मैं था ही, मैंने एक स्विच किया कि एक इंटरव्यू मैं करता हूं। राजीव ने बिल्कुल उससे इत्तेफाक किया, पर राजीव और यहाँ जी पार्थसारथी सीनियर, ये वाले नहीं जो आजकल टीवी पे आते हैं, सीनियर जी पार्थसारथी पॉलिसी प्लानिंग के चेयरमैन थे वो, और फॉरेन ऑफिस में जितने लोग थे, सबने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है कि सईद नकवी जाके इंटरव्यू करें गोरबचेव को। उधर प्रोफेसर नूरुल हसन अम्बेसडर थे, हमारे से अच्छे ताल्लुकात थे, वो भी बेचारे बहुत खुश हुए, उन्होंने उधर से कोशिशें की और इंटरव्यू तय हो गया। राजीव गांधी के प्लेन में हम लोग सब मॉस्को उतरे। जब उतरे और ये खबर फैली कि सईद नकवी साहब एक इंटरव्यू करने वाले हैं, तो मीडिया में एक हड़बड़ी हो गई। उन्होंने कहा साहब ये क्या हो रहा है, ये तो नकवी साहब को स्कूप क्यों दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने लगे। रमेश भंडारी फॉरेन सेक्रेटरी थे। रमेश भंडारी साहब ने कहा भाई अब क्या करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो सोवियत यूनियन के कोई तैयार नहीं कि आप सबकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उसके लिए कोई तैयार नहीं। अब रही बात इंटरव्यू की, चलिए इंटरव्यू कॉल ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सोवियत सिस्टम और पूरा इंडियन इस्टेब्लिशमेंट इस इंटरव्यू के लिए कम से कम 1000 दफे इधर से उधर टेलीग्राम्स एक्सचेंज कर चुका था। इस वक्त मालूम नहीं होता है, लेकिन उस वक्त बड़ी नायाब चीज कि गोरबचेव क्रेमलिन में पहला हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट, बल्कि कोई भी जर्नलिस्ट बैरूनी, जो वहां जाके गोरबचेव को इंटरव्यू करेगा, बहुत बड़ी चीज। अब यहाँ प्रोटेस्ट कर दिया हमारे कॉलीग्स ने। जब प्रोटेस्ट किया तो रमेश भंडारी ने कहा क्या करें, उन्होंने कहा फिर ये हो के फॉर्मूला बनाया गया। फॉर्मूला क्या, कि उस कमरे में जहां पे समिटियर्स होंगे गोरबचेव और राजीव गांधी, उसके बगल में जो कमरा है वहां एक एरिया एंक्लोजर बना दिया जाएगा रस्सियों से, जैसे वो बॉक्सिंग रिंग होती है ना जहां बॉक्सर जाते हैं, उस तरह से एक ये रिंग बना दी जाएगी, और उस रिंग के अंदर दो लोग बैठे, एक सईद नकवी और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मीडिया। अब वो मीडिया वाले ढूंढने निकले कि साहब किसको बनाए हम, तो एन राम जो थे हिंदू के, उन्होंने कहा साहब रूसी करंजिया बहुत दिलचस्प आदमी थे। जब हम लोग हवाई जहाज में जा रहे थे मॉस्को, तो वो हेड स्टैंड सर्कस एक्रोबैट की तरह कर देते थे, यानी हवाई जहाज अभी यूं जा रहा है, तो वो जरा आप सर के ऊपर खड़े हो गए उल्टे। ये उनका खास ट्रिक थी। रूसी करंजिया ब्लिट्स कैरियर, बड़े कलरफुल आदमी, मजेदार। तो साहब ये बन जाएंगे, ये हम सबके रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो 4 कुर्सियां बीच में रखी गई, एक में मैं, एक में रूसी, और एक में गोरबचेव, और चौथी में उनका इंटरप्रेटर। ये सब बंदोबस्त हो गया। रेव के चारों तरफ सारे जितना 50 जर्नलिस्ट वो खड़े कर दिए गए, और नीचे से छुप के आए हमारे राम साहब, ये एड्रेस है सर्जेविच, उसका बीच का नाम था मिखाइल सर्जेविच गोरबाचेव। तो मैंने कहा भाई बड़े काम की बात तुमने बताई, तो मैं ये भी कह दूंगा। अब जनाब हम लोग अपना गला साफ कर रहे हैं, और वो कमरा दरवाजा खुलेगा, वहां से गोरबचेव आएगा
और यहाँ बैठेगा और फिर सवाल शुरू हो जाएंगे। दरवाजा तो खुला लेकिन गोर्बाचेव ना आए। कौन आया? ग्रोमिको। ग्रोमिको बहुत पुराना फॉरेन मिनिस्टर था उनका। 1 साल के लिए उसको रखा क्योंकि ये बिल्कुल नए थे। उसके बाद शेवरनादजे आ गए थे फॉरेन मिनिस्टर। तो ग्रोमिको ने आके पूरा सीन देखा और वो अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद रमेश भंडारी आए, हाथ ऐसे ऐसे यूं यूं वेव करते हुए। हम समझे कोई अच्छी खबर लाए होंगे। कर लिया भाई, द इंटरव्यू हैज बीन कॉल्ड ऑफ। क्यों? अब हुआ क्या वो बाद में पता चला कि ग्रोमिको ने गोर्बाचेव को बुलाया, अपने ऑफिसर्स को बुलाया, और रमेश भी थे उसमें। कहा कि भाई देखिए, ये आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं कि ये इंटरव्यू होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। ये चारों तरफ जो लड़के हैं ये सवालात करना शुरू करेंगे और ये इसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। ये पहली आउटिंग है मिखाइल गोर्बाचेव, तो हम इसको अभी नहीं करते। तो वो कैंसिल हो गई सब इस वजह से। अब मेरा डिसअपॉइंटमेंट, या अल्लाह बताइए कहां से कहां जुए शीर लेके आए थे। किस्मत तो देख टूटी है जाकर कहां कमंद, 2-4 हाथ जबके लबे बाम रह गया। तुम्हें जवानी के दिन थे, एंथुजियाज्म दूसरा किस्म का था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं अपनी जिद। पता चला कि दिसंबर में गोर्बाचेव इधर आ रहे हैं दिल्ली। तो हमने कहा ये मौका है, फिर जाओ। मॉस्को में फिर गया टीम लेके, सब तय हो गया। अब की कोई वहां प्रेस, क्योंकि राजीव नहीं जा रहे थे, लिहाजा प्रेस वहां नहीं था। तो वो इंटरव्यू, अब जनाब रमेश उस वक्त तक नूरुल हसन की जगह टीएन कॉल, वो उनका एक बड़ा प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट था सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन को वो ओन करते थे हिंदुस्तान के लिए। तो उन्होंने पूरा अपने हाथ में ले लिया बेड़ा कि ये मैं इस विजिट को कराऊंगा, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू। अब उन्होंने कहा कि नहीं है, वो पाइप पीते हुए वैसा है कि 4-5 ऑफिशियल मीडिया के लोग भी बैठेंगे। अरे उन्होंने तो एक को बिठाया था, आप 4 बिठाए दे रहे। मैंने कहा भाई आई हैड एनफ। खैर लाइब्रेरी में मीटिंग थी। अब वो मीटिंग ऐसी थी कि जैसे ये एक, ये देखिए ना, ये लंबा सा ये मेज है, यहाँ गोर्बाचेव बैठे हुए, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरे सामने 3 अफसरान हैं सोवियत यूनियन के सीनियर। जैसे वो मुझे यूं देख रहे हैं जैसे कि इन्विजिलेटर्स चीटिंग करते हुए देखते हैं लड़कों को, यूं मुझे देख रहे हैं सामने। मेरे बाईं तरफ वो अफसरान बिठा दिए गए जो ऑफिशियल मीडिया था, और कैमरा यहाँ पे, ये कैमरा। अब जनाब जैसे ही शुरू हुआ इंटरव्यू, मैंने कहा रोल करने दो कैमरा, मैं इनको दिखाता हूं कि कैसे आंख से काजल कैसे चुराया जाता है। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, मैंने इनसे वो सवाल शुरू कर दिए जिनके लिए ये तैयार, वो कोई तैयार नहीं था। मैंने कहा कि साहब हम तो सोच रहे थे हम लाइब्रेरी में मिलेंगे, यहाँ तो एक किताब नहीं दिख रही। तो उनका कि नहीं, दूसरे कमरे में है किताबें। मैंने कहा पढ़ने का मौका मिलता है कभी? कहने का हाँ मुझे बड़ी आदत है पढ़ने की। अच्छा, मैंने कहा कोई एक ऐसा राइटर बताइए, रेकमेंड कीजिए जो हम लोग सब पढ़ें। उनका चंगेज ऐतमातोव बताया बात। अब ये सब बिल्कुल सब जहां अपनी स्क्रिप्ट लिए बैठे हुए हैं, तमाम लोग और अफसरान, और यहाँ खेल बिल्कुल दूसरा हो रहा है। जब उसने ये सब कह दिया तो मैंने कहा कि सरजेविश, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी और मेरी ब्यूरोक्रेसी ने मुझे कुछ सवालात दिए हैं। अगर मैं उन सवालात तक अपनी गुफ्तगू महदूद कर दूं तो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स जो हैं हिंदुस्तान में आपके मुंतजर हैं आपके, वो अपना टीवी सेट स्विच ऑफ कर दें। तो आप मुझे वो पूछने दीजिए, इजाजत दीजिए कि मैं वह पूछूं जो कि मैं समझूं कि रेलेवेंट है।
उसने कहा दा 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 दा, यानी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी फौरन पता चला कि ये नया लीडर जो है ये पुराने की तरह अपने ब्यूरोक्रेसी में भी उनके शिकंजे में नहीं है। उसने कहा दा दा दा। ये साहब इंटरव्यू इस तरह से शुरू हुआ, 30 मिनट का था, कोई 90 मिनट तक चला। सबके लोग हक्का बक्का। दीवार के उस पार उस तरफ बैठी हुई थी वीना सीकरी, प्रेस सेक्रेटरी थी एम्बेसी की। वो यूं हंस रही थी नर्वसनेस के मारे, ये अल्लाह क्या हो रहा है, यानी अजीब और गरीब तमाशा था। अच्छा साहब ये तमाशा तो हुआ यहाँ। अच्छा, अब 1.5 घंटे का इंटरव्यू प्रोफेशनल जमाने में मियाँ, आप उसमें से 20 मिनट ले गए। यहाँ इतने मरऊब थे लोग गोरबचेव की शख्सियत से कि पूरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू नशर किया गया। पूरा, आपको याद होगा। जी जी जी। अच्छा, उसके बाद खैर फिर मैंने कहा कि ये तो ड्रामा हो गया। इंपॉर्टेंट बात जब थी कि जब मैं इनसे फिर गया और जब ये पावर से हट गए थे तो इनके अपार्टमेंट में मैं जाके मिला। इनके वही जो उसी मुस्टाश वाला, इनका पावेल नाम था, उसका पूरा नाम भूल रहा हूं, जो कि इनका इंटरप्रेटर वो था। उस वक्त इनके एक कर्ब की हालत में थे। इनको ये था कि मुझे वेस्ट ने कितना डिसअपॉइंट किया, कितने हमसे वादे किए, उन पे वो मुकर गए। वो कह रहा है कि उनके पास बाकायदा, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास पूरा प्लान था। उसने इसके युगोस्लाविया के ब्रेकअप के बारे में बाकायदा डिटेल से बताया कि ये इंटरव्यू बाय द वे आपके पास भी, आप उसका थोड़ा सा करेंगे और वो YouTube पे मौजूद है, अगर आपके सामीन देखना चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। इम्पोर्टेंट है वो इंटरव्यू। तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट और ये कि जो इन्होंने वादा किया 1997 से, और वो देख रहा है कि भाई तुमने तो ये कहा था कि अब 1 इंच हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम्हारी सेनेट ने तो कह दिया कि हम ईस्टवर्ड जाते रहेंगे नेटो को लेके। उसने कहा इन लोगों के दिमाग में ये बात तब आ गई, ये गोरबाचेव ने मुझसे कहा कि ना यूरोपियन यूनियन, ना कोई कंट्री, सिर्फ नेटो और सिर्फ नेटो, बस नेटो सारे आर्बिटर होगा, तमाम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नेटो लेगा, नेटो के हाथ में। इसी वजह से वो कह रहा है नेटो की जो बमबारी हुई थी युगोस्लाविया में 72 दिन कंटिन्यूअस मिलोसेविच के खिलाफ, वो यही सब तो बड़ी लंबी बात है। कहने का मतलब ये है कि उसको वो मासूम था, नाइफ था, उसको ये बातें मालूम होना चाहिए थी कि इतनी आसानी से ये वेस्ट एकदम से गुलगुला हो जाएगा इनके साथ ना। उसकी जो स्कीम थी उसको वो इम्प्लीमेंट करते रहे और अभी हम देख रहे हैं कि जो जो यहाँ हो रहा है। और दूसरे वो भी उधर भी, वो भी गोरबाचेव की तरह नहीं है, बल्कि ज्यादा शुरू आदमी है। कौन? पुतिन। अब पुतिन को ही सब वेस्ट जो है गाली दे रहा है कि साहब ये मैं उसी पर आना चाहता था। नकवी साहब, आपने एक बात कही बहुत ही अहम कि गोरबाचेव से जब आप दूसरी बार मिले तो वो एक तरह से दिल टूटा हुआ था उनका, और उन्होंने ये कहा या ये इजहार किया कि वेस्ट ने उनके साथ धोखा किया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, यूक्रेन के साथ जंग पुतिन ने शुरू की, एक बयान आया है गोरबाचेव के इंटरप्रेटर का, जिसने तकरीबन 35 साल इंटरप्रेटर का काम किया है। उसने कहा है कि गोरबाचेव बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे यूक्रेन जंग शुरू होने की वजह से, और उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो यूक्रेन के साथ
अच्छी दोस्ती, अच्छे ताल्लुकात, बेहतर चाहते थे। अब एक तरफ पुतिन जो उनके आखिरी रसूम में शरीक नहीं हो रहे, ऐसी खबर आई है। वो उन्होंने जाकर के रिस्पेक्ट दिया है वो अपनी जगह, लेकिन इस खबर को भी अहमियत से दिया जा रहा है कि वो उससे वो बच रहे हैं। दूसरी तरफ गोर्बाचोव का ये कहना कि वेस्ट ने उनको साथ धोखा किया है। इसके बीच में जो अब सियासी हालात हैं, क्या पुतिन, अगर गोर्बाचोव के हाथ में फिर से कोई हुकूमत होती तो क्या वो यूक्रेन से जंग करते नेटो के एक्सटेंशन की वजह से? देखिए, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद गुफ्तगू हो जाएगी। यानी गोर्बाचेव की इतनी अहमियत, 31 साल हो गए भाई। 31 साल में तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया था। बल्कि हालत ये थी, अभी ईमानदारी की बात, इस वक्त क्योंकि अभी अभी इंतकाल हुआ है, इसलिए कहते हुए जरा सा आदमी को ऐसा लगता है जैसे अच्छी बात नहीं है क्या। मैं मॉस्को में हूं और मेरा ड्राइवर जो है वो मुझे उतार के, मैं आया वापस तो देखा वो एक किताब पढ़ रहा है। मैंने गौर से झांक के देखा, मैंने कहा देखा वो स्टालिन पे किताब पढ़ रहा है। तो मैंने कहा ये स्टालिन पे क्या पढ़ रहे हो तुम? तो वो तो खत्म हो गया। वो गाड़ी ले जाके वहां के मेट्रो स्टेशन के सामने उसने खड़ी कर, और उसने बिल्डिंग दिखाई। कहा वहां के मेट्रो अगर आपने नहीं देखे, देखने के काबिल है। दुनिया में ऐसे मेट्रो नहीं है। बाकायदा इन्हें 8 वर्ग जो अंदर है, पैलेसेस हैं। तो उसने वो दिखाया, उनका मालूम है ये 1927 में स्टालिन ने बनाया था, 1927, जबकि दुनिया में नहीं थी। ये आप देख रहे हैं जो वो जो 3-4 बिल्डिंग्स हैं, 5 हैं शायद मॉस्को में, जो कि अंपायर स्टेट की नकल में मौसूफ ने बनवाई थी। तो ये तो बहुत डेवलपमेंट था। तो उसने कहा कि देखिए ये आप कह रहे हैं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसलिए पढ़ रहा हूं। मैंने कहा भाई आदमी गोर्बाचेव के बारे में कह रहा है, मुंह लटक गया उसका। गोर्बाचेव का नाम लेना, यानी गोर्बाचेव अगर सड़क पे आ जाए तो अक्सर सिचुएशन ये हो सकती थी कि उनकी लोग उनके साथ बहुत शराफत से पेश ना आए। ऐसा हो सकता, वो कहते कि इसने हमारी हमारी बेइज्जती करवाई, हमारे मुल्क को डुबो दिया, जो हमारी कुव्वत थी वो कम कर दी। ये इसीलिए आपका ये कहना कि पुतिन उस मजमे में नहीं गया, देखिए उस मजमे में गोर्बाचेव के साथ कौन होगा? वही लोग होंगे जो कि मातम कर रहे हैं वेस्ट में कि हाय वो चला गया पीस लाने वाला। पीस ऑन वेस्टर्न टर्म, उसको इंडोर्स करते हुए पॉलिटिकली इस वक्त पुतिन नहीं देखे जा सकते। ये मामला सियासी है, लेकिन वो उनकी लाश पे खड़ा रहा, उसके खराज तहसीन पेश की, उसमें फूल डाले और इसके अलावा हाँ, लेकिन ये कि उस फंक्शन में, उस तकरीब में उसने कहा कि नहीं, ये मैंने सुना है, मैंने पूरी तरह से उसको समझा नहीं। तो ये है। अब गोर्बाचेव का हिस्ट्री बहुत ही हार्शली जज करेगी। गोर्बाचेव को हिस्ट्री बहुत लीनियंट नहीं होगी, क्योंकि गोर्बाचेव की वजह से एक एक बहुत अहम अंपायर सोवियत यूनियन बिल्कुल यानी शिकस्ता हो गया, टूट गया। और एक यूनिपोलर वर्ल्ड, ये तो न जाने कैसे घूम के सिचुएशन ऐसी आ रही है कि फिर इख्तिदार रूस का और चीन का और हिंदुस्तान का और ईरान का और ईस्ट का पड़ रहा है। उसको आगे आगे देखना है कि क्या होता है। जी नकवी साहब, इराक में अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे और उसके बाद के हालात ये हैं कि अभी तक हुकूमत नहीं बन सकी, और पिछले तकरीबन 1.5 महीने के अंदर अंदर 2 बार बहुत बड़े हंगामे हुए, जिसमें मुक्तदा सदर के सपोर्टर्स ने
एक बार पार्लियामेंट हाउस पर जाकर के तकरीबन ऐसा ही हमला किया जैसे कैपिटल हिल पे हुआ था। दूसरी बार प्रेसिडेंट हाउस में चले गए, ग्रीन जोन में। वो हालात किस तरह से हैं, क्या कुछ हैं जो आप उसे कैसे देखते हैं? काजमी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो इसको एक अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, टेबल्स को टर्न करना। आपने हमारे साथ, जब हम लोगों ने ये खाड़ी की जंग को कवर किया था 2003 में, तो आप उसमें पेश थे। और एक इलाका जो आपसे ज्यादा मैं भी नहीं समझता वो इराक है। मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे सवालात करूं और छोटे छोटे जवाब देके पूरे सिनारियो को बिल्डअप करिए। देखिए, 17 सितंबर को इमाम हुसैन का चहलम है और अरबाइन के नाम से, जिसमें कि करोड़ों लोग नजफ से करबला और करबला, उतना बड़ा मजमा लोगों का कहना है कि हज में भी नहीं होता जितना कि इसमें हो जाता है। लेकिन ये जो अभी हाल में हंगामे हुए हैं, इनका एक असर ये हुआ है कि अच्छा, जायरीन जितने भी पिलग्रिम्स हैं ज्यादातर वो ईरान से आते हैं। अब ईरान ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, तो क्या अब की ये अरबईन को कमजोर करने की का कोई स्कीम है कि वहां भाई इतने लोग एकदम से दिखाई देंगे तो एक खित्ता जो है इस्लामिक वर्ल्ड का, वो बहुत उसको बड़ी तक़वियत मिलेगी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कोई? क्या ये पहलू इसमें है? इसके बाद मैं आपसे और सवाल करता हूँ। जी पहले देखिए, ये बताइए। इराक में इस वक्त चेहलुम की तैयारी है। दुनिया भर से लोग वहां जाने का सिलसिला, ये जो बंद हुआ था ईरान का बॉर्डर और तेहरान से फ्लाइटें, वो तकरीबन 1.5 दिन 2 दिन बंद रही और फिर रिज्यूम हो गई, ऐसी ताजा खबरें हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ वाकयात हो रहे थे वो ये थे कि हजदुल शाबी के सरबराह ने एक तरह से अमेरिका को बगैर नाम लिए ये कहा था कि ये शादी पूरा नाम बताइए इधर। हाँ, हर्षद अल शाबी, जिसे जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट कहा जाता, पीएमयू, जो इन्हीं के आयतुल्लाह जो थे वो सुलेमान कासिम सुलेमानी के साथ इन्हीं के हेड थे, जो वो भी मारे गए थे बगदाद एयरपोर्ट के बाहर, जी जी, उनका है नाम ना? जी जी वही जो उनका नाम अबू मेहंदी अल मोहंदिस था। तो अच्छा, तो ये अब अब हजरत शादी जो है वो अब इराक की फौजों का हिस्सा बन गई है। क्या उसका तकरीबन ये सिचुएशन है कि वो अब इराकी फोर्सेस का हिस्सा है? जी जी दुरुस्त। जी 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 जी, वो इराकी फोर्सेस का हिस्सा है। और इस वक्त जो कुछ ये हंगामा हुआ, इसमें एक बिल्कुल शुरुआती पहलू जो जो वाकया हुआ वो आयतुल्लाह हायरी हैं, जिनके मुक्तदा सदर के जो सपोर्टर्स हैं वो मुकल्लिद थे, यानी तकलीद कर रहे थे उनकी, जिस तरह से दुनिया भर में आयतुल्लाह उनके सिस्तानी। मानने वाले, जी, उनके उनके मानने मानने वाले। वाले जी जी, उनके मानने वाले। तो उन्होंने, अयातुल्लाह हायरी। जी, आयतुल्लाह हायरी, उन्होंने एक ऐलान किया कि मेरी सेहत अब इजाजत नहीं देती, मैं इसलिए इस पोजीशन से हटता हूं और मैं अपने फॉलोअर्स से कहता हूं कि वो ईरान के आयतुल्लाह खामेनाई को फॉलो करें, उनकी तकलीद करें। तो उसके फौरन बाद और साथ साथ, सवाल मैं सवाल हाँ करना चाहता हूँ। हाँ, अगर वो अयातुल्लाह खामेनेई को फॉलो करेंगे तो गोया ये एक अरब और अजम का यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा खड़ा हो जाता है कि नहीं? ईरानियन और अरब शिया और ईरानियन शिया। नहीं, वो झगड़ा इसलिए नहीं होता कि खुद आयतुल्लाह सिस्तानी भी ईरानियन ओरिजिन के हैं, सिस्तान के हैं, और उनको इराकियों ने बहुत ही रिस्पेक्ट दी है और वो उनको मर्जे तकलीद मानते हैं। तो उसमें उसमें ईरान और अरब का कोई टकराव उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल मजहबी लीडरशिप का मामला है। इस वक्त जो अरबईन से पहले ये हंगामा हुआ, इससे कुछ ही 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर दो एक वाकयात हैं जो मैं बताऊंगा।
हफजल शाबी ने अमेरिका को एक तरह से बगैर नाम लिए धमकी दी कि यहां कोई भी गड़बड़ी होगी हम उसका जवाब देंगे। तुर्की की फौजों के खिलाफ भी हफजल शाबी के जो तहत बहुत से ग्रुप्स हैं उनमें से भी ये आवाज आई कि तुर्की की फौज को हम वापस निकाल देंगे, हमारे पास इतनी ताकत है। तो ऐसे वक्त में जब मुक्तदा सदर के लोगों ने ये किया, मुक्तदा सदर अब से कुछ साल पहले सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से मिल चुके हैं, इसलिए उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। और अब सोशल मीडिया पे जिस किस्म की बातें वहां आ रही हैं उसमें मुक्तदा सदर की तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है कि जो काम इजराइल नहीं कर सका, जो काम अमेरिका नहीं कर सका, जो काम दाइश नहीं कर सका आतंकवादी, वो काम इस बेवकूफ, यानी मैं उसको कोट कर रहा हूं, बेवकूफ इस शख्स की नासमझी की वजह से करबला का रास्ता बंद होने के हालात बने हैं। तो ये ऐसे वक्त में ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि इंटरनेशनल मीडिया वहां मौजूद हो, इस हंगामे को कवर किया जाए और किसी तरह से अब से पहले कुछ लोग ये भी कह चुके हैं कि कई बार सियासत से अलग होने का ऐलान कर चुके हैं मुक्तदा सदर, और हो सकता है वो फिर से अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहते हो। अभी की ताजा सूरत हाल यह है कि हफजल शाबी के कुछ जो ग्रुप्स हैं जिसमें असाइब अहलुल हक बहुत ही अहम है, उसने अपने ऑफिसेज बंद करने के लिए अपने लोगों को हुक्म दिया है और यह कहा कि अगर ऑफिसों में आग भी कोई आके लगाए तो रिएक्ट ना करें, इस फितने को आगे ना बढ़ने। जी, तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त? प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर की बात हो ही नहीं रही है, 1.5 महीने हो चुके हैं इलेक्शन के। एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आया जब 73 इनके एमपीज ने रिजाइन किया, जो सदर के ये बात जरा समझाइए। हाँ, कि 73 एमपीज ने रिजाइन किया तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पेच ये है कि जो रिजाइन करे उस सीट से जो नंबर 2 है वो उसकी जगह ले सकता है। जी जी, लिहाजा 70 के 70 आप बताएं। हाँ, ये 73 इनके एमपीज थे और इन्होंने जब हुकूमत नहीं बन पा रही, मुक्तदा सदर की पार्टी के, हाँ, मुक्तदा सदर के अलायंस के, पार्टियां कई हैं उसमें, तो सबसे ज्यादा इनका नंबर था, लेकिन इनके साथ कोई और पार्टी हुकूमत बनाने के लिए साथ नहीं आई, इसलिए हुकूमत नहीं बन सकी, मेजॉरिटी नहीं बन सकी और आखिरकार उन्होंने जून में इन 73 एमपीज को रिजाइन करा दिया। शायद ये प्रेशर टैक्टिक उन्होंने अपनाई थी कि दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन ना होकर के 73 नंबर 2 जो थे वो एमपीज बन गए और नंबर बढ़ गया उनका, जिनको प्रो ईरानियन कहा जाता है। और जब वो नंबर बढ़ गया तो उन्होंने एक अपने कैंडिडेट का नाम दिया जो मोहम्मद शिया अल सूडानी के नाम से हैं। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, मुक्तदा सदर के फॉलोअर्स जो हैं वो उसमें पार्लियामेंट में जाकर के घुस गए और ये हंगामा आराई शुरू हो गई। तो अभी सूरत हाल ये है कि अभी कुछ पता नहीं है कि मुक्तदा सदर ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या फिर से या वाकई वो सियासत से अलग हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि उन पर डांट पड़ी है आयतुल्लाह सिस्तानी की कि भाई क्यों इस वक्त कर रहे हो अरबैन से पहले? आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से एक बयान आया जब 30 लोग जिस दिन मरे हैं मंडे और ट्यूसडे की रात में, तो ट्यूसडे को 30 तारीख में उनका बयान आया जो बहुत ही अहम था। उन्होंने ये कहा कि मैं इससे बहुत नाराज हूं। नंबर 2, इस्लामी नजरिए से मुहर्रम और सफर में जंग हराम है, इसलिए ये सब कुछ बंद होना चाहिए। और जंग हराम है की बात जो कही उन्होंने वो बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे 2003 में इराक में जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत नहीं रही थी और लूटपाट के कुछ वाकयात हुए थे। मैं चूंकि इराक में था, आयतुल्लाह सिस्तानी ने यह कहा था कि ये मुल्क की प्रॉपर्टीज हैं, सद्दाम हुसैन की नहीं है, इसको लूटना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इमाम हुसैन के खानेवादे को करबला में लूटने में कोई हिस्सेदार हो। तो उसके फौरन बाद सब लोगों ने वो सब सामान वापस किया लूट का और जरूरतमंदों तक पहुंचाया। तो आयतुल्लाह सिस्तानी की जो फॉलोइंग है वो बहुत ही गैर मामूली है। और लेकिन वो आयतुल्लाह नजफी की क्या पोजीशन है? आयतुल्लाह नजफी तकरीबन सेकंड रैंकिंग जो आयतुल्लाह हैं आयतुल्लाह सिस्तानी के बाद, जिसमें आयतुल्लाह फैयाज हैं,
आयतुल्लाह अल हकीम हैं और ये हैं, एक और हैं, तो ये 4 में से एक हैं। तो ये हिंदुस्तानी हायरी इनसे इनके मुकाबले में क्या है, यानी वो किस वो उनके बारे में कभी ज्यादा कुछ डिस्कशन कभी सामने नहीं आया, लेकिन इस वाकये से पता चला कि उनके फॉलोअर्स भी बहुत काफी हद तक हैं और सदर के साथ जो थे उनके वो उनको फॉलो करने वाले लोग। तो ये इस पूरा लुब्बे-लुबाब अब क्या है? प्राइम मिनिस्टर इराक का होगा कि नहीं होगा? अभी ऐसा नहीं लगता। अभी प्रेसिडेंट का बयान ये है कि यानी इलेक्शन दोबारा हो, इस किस्म की बात कहते हैं। वो कुर्द हैं जो वहां के स्पीकर हैं सुन्नी, मोहम्मद अल हलबूसी, उन्होंने इन 30 लोगों के मरने पर 3 दिन का सोग का ऐलान किया और उनको अप्रिशिएट किया मुक्तदा सदर को कि आपने अपने लोगों को वहां से वापस बुलाया। तो अभी कुछ भी तय नहीं है कि अभी नए इलेक्शन होंगे या प्राइम मिनिस्टर इसी में बनेगा। इम्कान अभी तक ऐसे हैं कि अगर मुक्तदा सदर सियासत से अलग रहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उन्हीं ग्रुप्स का होगा जिनको आमतौर पर वेस्टर्न मीडिया प्रो ईरान कहता है। तो फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका का रद्द अमल इस वक्त इराक में क्या है? अमेरिका के एम्बेसडर का जो बयान आया था वो ये था कि हमें बड़ा अफसोस है, जो कुछ हंगामा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और हम अमन को सपोर्ट करते हैं। वो बहुत ही एक एवरेज किस्म का बयान था, लेकिन अमेरिका के फौजियों के खिलाफ जो अक्सर हमले होते रहते हैं वो अभी तक जारी हैं। उनकी छावनियों पर, उनके जो कारवान गुजरते हैं उन पर, वो अभी खत्म नहीं हुए हैं और वहां की पार्लियामेंट ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि फॉरेन फोर्सेस को वहां से वापस जाना चाहिए। लेकिन सुना यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब वॉशिंगटन गए थे तो वहां से ये अग्रीमेंट लेके आए हैं कि 31 दिसंबर तक ये लोग कॉम्बैट ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, यानी यहां अभी रहेंगे। जी, हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बगदाद में जब होते हैं तो वो आमतौर पर नजफ वाली जबान बोलते हैं, जब वो वॉशिंगटन पहुंचते हैं तो वहां जैसी बात करते हैं और अमेरिका को ये सूट करता है कि किसी भी बहाने, चाहे एडवाइजरी रोल में, नॉन कॉम्बिडेंट रोल में वहां रहें, ट्रेनिंग के लिए रहें, लेकिन बाकी जरूर रहें। टाइटल कुछ भी हो लेकिन अमेरिकन वहां रहने चाहिए। ये कोशिश अमेरिका की है जो आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते और खासतौर पर वो ग्रुप्स जो हजदल शाबी वगैरह हैं जिनको प्रो ईरान कहा जाता है, वो इनके वजूद को वहां बिल्कुल पसंद नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये एक दिलचस्प बात होगी आपने देखा कि बिल्कुल रोल बदल गया। जी, रोल बदल गया। आपने बहरहाल मुझसे ही सवाल करने शुरू किए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये कहा कि इराक के बारे में मैं कुछ ज्यादा जानता हूं, लेकिन मैं अब भी ऐसा नहीं महसूस करता। ये आपका बड़प्पन है, आपने ही हमें वो चलना रास्ता दिखाया है और आपके ही भेजे हुए थे तो हम उतना काम कर सके 2003 जंग में। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपने खास तौर पे जो इंटरव्यू लेने में जो ट्रिक बताई, मेरे ख्याल से बहुत से जो जर्नलिस्ट देख रहे होंगे वो जरूर इससे कुछ सीखेंगे कि इतने बड़े आदमी को किस बात में उलझा करके और कहां ले आए। बिल्कुल फ्रैंक माहौल बना करके उनसे सवालात किए और वो आपने हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाए, और वो भी नायाब इंटरव्यू जो दुनिया में किसी और को नहीं मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कितनी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। नकवी साहब ने किस आसानी के साथ, कितने नरम माहौल बना करके अपना सहाफती जो जिम्मेदारी थी अपनी, वो किस तरह से निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।